डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेन डायग्राम या वेन आरेख। तो जो आपका एग्जाम होगा फर्स्ट फेज में मैट का, उसमें इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं या कई बार 5 क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि वेन आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है और आपने जो क्वेश्चंस इसके होंगे उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने के लिए वो क्या है, मान लीजिए आपके पास 3 शहरों की बात की हुई है। वो कौन कौन से हैं? मंडी, उसके बाद लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद लिखा है भारत। ये 3 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं और इसके लिए पूछा हुआ है कि इसके लिए करेक्ट जो आपका वेन डायग्राम है कौन सा है। तो जैसे आपको पता है कि मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में आती है और हिमाचल प्रदेश जो है भारत का भी हिस्सा है। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे वेन आरेख को बनाना? इस प्रकार से, ये कौन सा स्थान आ गया? मंडी। ठीक है, और मंडी किसके बीच स्थित है? हिमाचल प्रदेश के बीच। ये क्या आ गया? हिमाचल प्रदेश। और ये दोनों कौन सी जगह में है? भारत के अंदर है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से, मंडी सबसे अंदर, उससे बाहर हिमाचल प्रदेश और सबसे बाहर भारत, क्योंकि भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश आता है और हिमाचल प्रदेश में कौन सी आती है? मंडी आती है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड चीज आप लोगों को सीखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जैसे अगर हमें बात की जाए भारत और साथ में बात की जाए अफ्रीका। ठीक है, तो आपको पता है दोनों अलग अलग देश हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? भारत, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? अफ्रीका। ठीक है, तो देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि भारत अलग देश है और आपका अफ्रीका जो है वो कौन सा है? अलग कंट्री है। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल बेसिक्स हैं इसके। जैसे कई बार आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि अध्यापक और माता पिता। ठीक है, दो हमारे पास कैटेगरीज हैं, अध्यापक और माता पिता। तो मान लीजिए ये वाला जो समूह है किसको बताता है? अध्यापक को बताता है। तो माता पिता का जो समूह है वो हमें इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, और इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं, देखिए ये पॉइंट ऐसा है, कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो माता पिता भी हैं और कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अध्यापक भी हैं। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट बीच का है ये आपको क्या बता रहा है कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो माता पिता भी हैं और कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अध्यापक भी हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है वेन आरेख का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, वेन डायग्राम में। और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये वेन डायग्राम पहले आपने डिकोड करनी है और उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पे सॉल्व करने हैं। आपने बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शंस इनके क्या क्या हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने दिशा निर्देश पढ़ने हैं। ये प्रश्न निम्नलिखित आरेख पर आधारित है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके पास इस प्रकार से आरेख बने हुए हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं कबड्डी की बात करूं, ठीक है, अलग अलग पेन से इसको बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए ये वाला आरेख किसको बता रहा है? कबड्डी को। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैडमिंटन की, तो ये वाला आरेख किसको बता रहा है? बैडमिंटन को। और ये जो तीसरा आरेख है आपके पास, ये वाला एक किसको बता रहा है? टेनिस को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनके बीच कोलिजन हुआ है, कंबाइन में हमारे पास डायग्राम्स बनी हुई है कॉम्बिनेशन में। देखिए जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो जरूर जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके इन्हीं के बेसिस पे बनेंगे। ये जो हमारा कॉमन पार्ट जहां पे शेयर हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है।
अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों के सेट का प्रतिनिधित्व करती है जो टेनिस और कबड्डी खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं। कि ऐसे खिलाड़ी हमने यहां से फाइंड आउट करने हैं जो क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं और कबड्डी लेकिन बैडमिंटन नहीं। टेनिस और कबड्डी वाले हमने ढूंढने हैं। तो पहले आपने दोनों जो आपके वीएनआर एक बने हैं टेनिस और कबड्डी वाले उनको देख लेना है। देखिए ये वाला टेनिस का है, ये वाला कबड्डी का है, तो इनका कॉमन आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो इन दोनों को कॉमन अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन है इन दोनों में कॉमन, पर ये वाला पोर्शन अगर मैं यहां से बात करूं इस वाले पोर्शन की, तो ये वाला पोर्शन देखिए बैडमिंटन में भी है, क्योंकि बैडमिंटन वाला ये पूरा पोर्शन है हमारे पास। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट हमारे पास हमें चाहिए कॉमन कि जो कबड्डी और टेनिस खेले पर बैडमिंटन नहीं, तो वो कितने बच्चे हो गए हमारे पास, 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये 6 बच्चे ऐसे हैं या 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेनिस और कबड्डी खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास कि कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों के सेट को दर्शाती है जो बैडमिंटन और कबड्डी खेलते हैं पर टेनिस नहीं। कि वो क्या खेलेंगे, बैडमिंटन और कबड्डी खेलेंगे। तो बैडमिंटन और कबड्डी के कॉमन आपने देखना है। सबसे पहले देखिए बैडमिंटन और कबड्डी का कॉमन पॉइंट ये है, पर आपको प्रश्न में बोला है कि टेनिस नहीं खेलना चाहिए। तो अगर टेनिस का कॉमन आप देखें तो ये वाला पोर्शन आपका टेनिस में कॉमन भी है, तो ये वाला पोर्शन तो आपका टेनिस में भी आ गया। तो बैडमिंटन और कबड्डी खेलने वाले हो कि सिर्फ हो, तो कितने हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कि 2 बच्चे ऐसे हैं या 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कबड्डी और बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं। अब थर्ड पार्ट में अगर हम देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं, कौन सी संख्या उस समूह को दर्शाती है जो तीनों खेल खेलते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो ऐसा समूह दर्शाती है जो तीनों खेल खेलते हैं। तीनों खेल खेलने का मतलब है कि वो कबड्डी भी खेलेंगे, बैडमिंटन भी खेलेंगे और टेनिस भी खेलेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, सबको कंबाइन हमने करना है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें बेटे, तो ये आ गया हमारे पास किस किस का कॉमन, बैडमिंटन और टेनिस का। अगर इस फेज की बात करें, इस पोर्शन की बात करें, तो किसका कॉमन है, बैडमिंटन और कबड्डी का। ठीक है, और अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो ये भी हमारे पास कॉमन है किस किस में, टेनिस और कबड्डी में। तो हमने ऐसे बच्चे देखने हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। तो देखिए जो बिल्कुल सेंटर में हमारे को बच्चा दिख रहा है या खिलाड़ी दिख रहे हैं 3, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन में भी है, कबड्डी में भी है और टेनिस में भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जहां पे भी 3 लिखा होगा तो ऑप्शन नंबर 2। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो जो तीनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 3 खिलाड़ी हमारे पास ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, 49 में, कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों के सेट को दर्शाती है जो कबड्डी खेलते हैं लेकिन ना तो बैडमिंटन और ना ही टेनिस। जो सिर्फ कबड्डी खेलते हैं, ना तो बैडमिंटन खेलेंगे ना ही टेनिस खेलेंगे। तो दोबारा से आपको वेन आरेख देखना पड़ेगा कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो सिर्फ कबड्डी खेलेंगे, ना तो बैडमिंटन और ना ही टेनिस। तो ये वाले पोर्शन का तो आप लोगों को पता चल चुका है कि ये वाले तो कॉमन पोर्शन है हमारे पास। ठीक है, तीनों खेलों के कॉमन पोर्शन है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं या कितने खिलाड़ी हैं जो सिर्फ कबड्डी खेलेंगे, तो 5 ऐसे खिलाड़ी हैं देखो जो सिर्फ कबड्डी वाले पोर्शन में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जहां पे हमारे पास कितना लिखा होगा, 5। ठीक है, 49 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब लास्ट पार्ट में आपको बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों के सेट का प्रतिनिधित्व करती है जो बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं परंतु कबड्डी नहीं। बैडमिंटन और टेनिस खेलने वाले चाहिए परंतु कबड्डी उन्होंने नहीं खेलनी है, बैडमिंटन और टेनिस। तो बताइए आप मुझे यहां से कितने खिलाड़ी ऐसे आएंगे जो बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं पर कबड्डी नहीं। सॉरी, बेंड आरेख को देख के बताइए, बैडमिंटन और टेनिस उन्होंने खेलना है पर कबड्डी नहीं। पहले बैडमिंटन और टेनिस के आप कॉमन देख लीजिए। देखिए बैडमिंटन टेनिस वाला स्फीयर था,
ये बैडमिंटन वाला था, तो ये आगे इसके कॉमन, ठीक है, 4 और 3। पर अगर आप इस 3 को देख रहे हैं तो ये कबड्डी में भी है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं या कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल बैडमिंटन और टेनिस में है, तो वो कितने हमारे पास 4, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जहां पे भी आंसर कितना होगा हमारे पास 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3। तो ये था वेन आरेख पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने देखा किस प्रकार से हम कॉमन लेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं किस प्रकार से आपने समझना है। पहले तो कबड्डी का स्पीयर आप कंप्लीट कर लें, जैसे मैंने अलग अलग इसका कलर्स का यूज करके इसको बताया था। मान लीजिए कबड्डी है, ये ब्लैक वाला क्या है आपका बैडमिंटन है, और ये रेड वाला जो है आपके पास ये क्या है, टेनिस है, ठीक है। अब इनकी ओवरलैपिंग आपने देखनी है। ओवरलैपिंग का मतलब है जो कॉमन शेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाऊं ये ओवरलैपिंग, तो इसका मतलब है ये बैडमिंटन वाले हैं और ये कौन से है, कबड्डी वाले। और ये वाला जो पोर्शन है ये बताता है कि बैडमिंटन भी खेलेंगे और कबड्डी भी। तो 2 और 3 थे देखिए जो कॉमन थे बैडमिंटन और कबड्डी में, ठीक है। वैसे ही अगर टेनिस को मैं इसके साथ जोड़ दूं इस प्रकार से नीचे से, तो ये वाला पोर्शन अब क्या बताएगा आपको कि जो बैडमिंटन भी खेलेगा, कबड्डी भी खेलेगा और टेनिस भी खेलेगा, ये वाला पोर्शन है जो सेंटर में हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो कॉमन कौन सा आ गया, 3, जो तीनों गेमें खेलेगा, बैडमिंटन भी, कबड्डी भी और टेनिस भी, ठीक है। और ये 6 किसका आंसर होगा, जब हमसे पूछा जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो कबड्डी और टेनिस खेलेंगे और बैडमिंटन नहीं। तो कबड्डी और टेनिस का अगर हम कॉमन देखें, ये था कबड्डी और टेनिस का कॉमन, पर अगर इस 3 को देखें तो ये बैडमिंटन में भी है। तो सिर्फ 6 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कबड्डी और टेनिस खेलेंगे पर बैडमिंटन नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो वेन आरेख है उसको सॉल्व करना है। ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है। अब सेकंड वेन डायग्राम में दोबारा से हम देखते हैं कि दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। त्रिभुज लैपटॉप का उपयोग करने वाले छात्रों को, वृत्त कंप्यूटर का और आयत टैबलेट का उपयोग करने वाले छात्रों को दर्शाता है। दोबारा से आपने देखना है कि जो त्रिभुज है वो किसको बताएगा, लैपटॉप का प्रयोग करने वाले छात्रों को। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको एक बार इस प्रकार से बना लेना है कि जो त्रिभुज है किसका यूज करेंगे, लैपटॉप का, ठीक है। और ये जो वृत्त है करेगा आपका वृत्त कंप्यूटर और आयत टैबलेट, ठीक है। तो ये थे लैपटॉप, ये वृत्त क्या था आपके पास, कौन से यूज करते थे, कंप्यूटर, और ये आयत कौन यूज करते थे, आयत क्या यूज करते थे हमारे पास, टैबलेट, टैब जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, टैबलेट। तो चलिए इसके बेसिस पे आपसे 2 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछे गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या पढ़ाई के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कि हमने कॉमन छात्र देखने हैं जो भाई कंप्यूटर का भी यूज करेंगे, लैपटॉप का भी यूज करेंगे और टैबलेट का यूज भी करेंगे। तो कितने हैं, देखिए वाला डायग्राम से आप लोग, कितने हमारे पास 24। अगर बेटे आप सबसे पहले कंप्यूटर का देखें, ये वाला डायग्राम था आपका कंप्यूटर का, और उसके बाद लैपटॉप का देखें, ये वाला था। तो कॉमन कौन कौन से आ गए इसमें, 23 और 24, जो कंप्यूटर भी यूज करते हैं और लैपटॉप भी यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हमने देखिए आयत भी जोड़ दी, तो टैब वाले भी आ जाएंगे कॉमन, ठीक है। जब हमने आयत जोड़ी तो ये जो 24 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये किसमें, कंप्यूटर में भी है, 24 आपका टैब में भी है, और 24 आपका यहाँ जो आपका त्रिभुज है लैपटॉप इसमें भी है। तो कितने बच्चे आएंगे हमारे पास, 24 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टैबलेट का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाएगी। ये पढ़ाई के लिए उन्होंने क्या क्या यूज करना है, लैपटॉप और टैबलेट, ठीक है। तो जैसे आपको पता था, ये वाला था आपका लैपटॉप और ये वाला कौन सा था, टैबलेट, ठीक है। ये लैपटॉप और ये क्या था आपके पास, टैबलेट।
आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या लैपटॉप और टैबलेट का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाएगी, कि लैपटॉप और टैबलेट उन्होंने यूज करने हैं इसमें, ठीक है। तो कॉमन ढूंढना है अपने लैपटॉप और टैबलेट में। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए 21 और 24 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं डायग्राम में कोई गलती तो नहीं कर दी है। त्रिभुज जो है लैपटॉप वाले हैं और वृत्त कंप्यूटर वाले हैं, सॉरी, त्रिभुज आपके लैपटॉप वाले थे। ये आ गया आपका लैपटॉप और आयत आपका क्या था, टैब वाले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है लैपटॉप और टैबलेट, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन है हमारे पास, जो लैपटॉप और टैबलेट का यूज कर रहे हैं। ये देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं 24 और ये कितने हैं यहाँ पे 17, तो 24 और 17 दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 41, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये थे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टैबलेट बोथ का यूज किया है, ठीक। तो था वेन डायग्राम पार्ट 2। लास्ट देख लेते हैं वेन डायग्राम में एक क्वेश्चन और, कि इस प्रकार से आपके पास डायग्राम बनी हुई है और आपको बोला है कि यदि त्रिभुज स्वस्थ व्यक्तियों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाती है। त्रिभुज किसको बता रहा है बच्चा, आपको शो कर रहा है, ये जो त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है। जो आयत है वो किसको बता रही है, यहाँ पे जो आयत हमने बनाई है वृद्ध बुजुर्ग व्यक्तियों को, ठीक है। और जो वृत्त है वो पुरुषों को दर्शाता है। ये जो वृत्त है ये क्या है, हमारे पास पुरुष है। तो आपसे पूछा हुआ है उन पुरुषों की संख्या बताइए जो स्वस्थ हैं लेकिन बूढ़े नहीं है। पुरुष होने चाहिए हमारे पास, स्वस्थ होने चाहिए लेकिन बूढ़े नहीं होने चाहिए। तो पुरुष का पहले ग्रुप देखिए आप, पुरुष ये आए सारे, तो पुरुषों में कौन कौन से हैं, 2 और 4 हैं। पर अगर आप 4 को देख रहे हैं तो 4 तो भाई वृद्धों में भी है। तो सिर्फ स्वस्थ व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो ये जो 2 ये वाला पोर्शन जो है ये ऐसे पुरुष हैं जो क्या है, स्वस्थ हैं और बूढ़े नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आंसर कितना लिखा है आपके पास है 2, ठीक है। तो ये थे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस। इसकी जो वर्कशीट है वो मैं आपको ग्रुप में जरूर शेयर कर दूंगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्वेरी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।